हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने कोशिका का थ्योरी का चैप्टर कवर किया था। जैसा कि हमने एक सीरीज शुरू की हुई है कि पहले हम थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद हम उसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो पहले वो वीडियोज़ देख लें थ्योरी वाला कोशिका का, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर का सेट प्रैक्टिस सेट लगाएँ। ठीक है, इसमें मैंने लगभग 25 से 26 क्वेश्चन लगाए हुए हैं। ठीक है, और पूरा एनसीईआरटी का पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने आए हुए हैं वो सब इसमें कवर किए हुए हैं। तो इससे अगर कोशिका चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर तो आएगा ही आएगा नहीं। ठीक है, तो अगर आपने पहले थ्योरी का चैप्टर नहीं देखा है तो आप पहले थ्योरी के चैप्टर को पूरा देखें, फिर ही क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट लगाएं। अगर आपने पहले कोशिका पढ़ रखा है तो आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लगाएं। ठीक है, और आपने अब बताना है कि आप कितने क्वेश्चन अपनी ईमानदारी से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं या फिर कितने गलत कर पाए हैं। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है टोटल में से इतने सही हैं अपनी ईमानदारी से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, कोशिका भित्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बताना है हमें? कोशिका भित्ति के बारे में बताना है। कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं? सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं? सेल वॉल। यह कवक और पौधे की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली एक दृढ़ निर्जीव संरचना है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जो जीव द्रव्य झिल्ली होती है उसका दूसरा नाम क्या है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, या कोशिका कला। और आपको पता है कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पौधों की कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, उसमें कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, उसमें 2 आवरण पाए जाते हैं, जबकि जंतु की कोशिका में केवल एक आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कोशिका भित्ति के बारे में जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो कवक होता है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। और पौधों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक है, तो और ये क्या होती है? एक निर्जीव संरचना होती है। तो पहला कथन क्या है? सही। हमें सही बताना है, 2 कथन दिए हुए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। ठीक है, तो पहला कथन क्या है? सही। दूसरा कथन कहता है कि पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और प्रोटीन की बनी होती है। तो बिल्कुल सही है, पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? सेल्यूलोज और प्रोटीन की। मैंने आपको पूरा लिखवाया था, जीवाणु की और शैवाल की किसकी बनी होती है, चारों मैंने लिखवाए थे अच्छे से। ठीक है, तो वहाँ से वो चारों कवर कर लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? दोनों कथन सही हैं, तो राइट आंसर क्या रहेगा? सी। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसधानियों के संदर्भ में, वैक्यूल्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो रसधानियाँ हैं वो किस किस में पाई जाती हैं। जंतु और पादप दोनों में पाई जाती थी, मैंने लिखवाया था। बट जो जंतु में होती है वो क्या होती है? कम मात्रा में पाई जाती है, जबकि पादप में क्या होती है? 80 से 90% भाग किसका पाया जाता है? रसधानियों का ही पाया जाता है, वैक्यूल्स का ही पाया जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा स्थान पादप कोशिका में कौन घेरता है? रसधानियाँ ही घेरती हैं। ठीक है, तो पहला कथन है इसका, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। सही बताना है। जंतु कोशिका में ये छोटी होती है जबकि पादप कोशिका में बड़ी होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको डिटेल में कि जो जंतु कोशिका में होती है वो क्या होती है? छोटी पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में बड़ी पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा 80 से 90% तक का स्थान कौन घेरती है? रसधानियाँ घेरती हैं। ये केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती हैं? गलत, क्योंकि जंतु में भी तो पाई जाती हैं। बाकायदा कम पाई जाएँ पर पाई तो जाती हैं। ठीक है, तो ये कथन क्या है? गलत। यह एक कोशिका जीवों में अनुपस्थित होती है? गलत, ये एक कोशिका जीवों में भी क्या होता है? पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम 2 प्रकार की होती है। हमें पता है कि जो अंतःद्रव्य जालिका होती है, ईआर होता है, वो कितने प्रकार का था? 2। आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक एससीआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखो दोनों नाम दिए हुए हैं, एससीआर और आरईआर। ठीक है, इसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है, ये कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य, कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्र के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो आरईआर होता है
यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, उस पर क्या लगे होते हैं, राइबोसोम, ठीक है, जिससे वो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन का निर्माण करके क्या करता है, ये कैसी संरचना है, पाइप के आकार की संरचना है, ठीक है। तो ये क्या करती है, कोशिका को एक रास्ता देती है, परिवहन प्रदान करती है, ठीक है। तो पहला कथन क्या है, सही। दूसरा कथन कहता है कि कशेरुकी, देखो कशेरुकी किसे कहते हैं, जिन जीवों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, कशेरुकी, ठीक है। जंतुओं के यकृत की कोशिकाओं में SCR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम विष और दवा के निर्वासीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी हमने अलग से पॉइंट को डिस्कस किया था कि जो SCR है वो यकृत में जहर को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो दोनों कथन क्या है इसके, सही। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 1 और 2 दोनों। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो लाइसोसोम के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है। हमारे पास 3 कथन है इसके। यह कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र है, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र क्या होगा, कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ क्या होंगे, CO2 मैंने बताया था आपको, ठीक है। और कुछ जीवाणु या भोजन के कुछ कण जो कोशिका में रह जाते हैं उनका निपटान करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और वो किसकी सहायता से करते हैं हम, लाइसोसोम की। तो पहला कथन सही है कि ये अपशिष्ट निपटान तंत्र है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं, बिल्कुल। अगर एंजाइम नहीं होंगे तो वो कैसे उनको ख़त्म करेगी, डाइजेस्ट कैसे करेगी, ठीक है। और ये एंजाइम कहाँ से आते हैं, मैंने आपको बताया था ना, RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ही इन एंजाइमों को निर्मित करता है, बनाता है, ठीक है। तो दूसरा कथन भी क्या है इसका, सही। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि ये कई बार क्या करती है, जब ये मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस करती है, यानी अपशिष्ट को ख़त्म करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, चयापचय। तो जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, कई बार ये अपनी ही सेल को खा लेती है इसी, और खुद मर जाती है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडियल बैग या आत्मघाती की थैली। तो इसके तीनों कथन क्या हैं, सही। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 1 2 3 ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये टिक कर लेना, अपना देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में स्थित प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, एक ही नाम है ये, ठीक है। मैंने बार बार आपको रिपीट करके बताया था कि ये दोनों एक ही नाम है, और ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। ये तो आपको रटा होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए और सी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ए और सी। नेक्स्ट चलते हैं, अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रसधानियाँ, उपयुक्त में से कौन से कोशिका अंग हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो आपको बताना है कि कोशिका के कौन कौन से अंग हैं। ER है, बिल्कुल है, हमने पढ़ा था। गाल्जी उपकरण है, बिल्कुल है, हमने इसे भी पढ़ा था। लाइसोसोम है, बिल्कुल है। माइटोकॉन्ड्रिया भी है, प्लास्टिड भी है, और रसधानियाँ भी हैं, वैक्यूल्स भी हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा आंसर है, उपयुक्त डी। तो क्या आंसर रहेगा इसका सही, डी, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये आप ट्राई करें, फिर मैं बताता हूँ इसको। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, सामान्यता हमें क्या बताना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें अंतर बताना है कि क्या अंतर है, ठीक है। और 3 कथन दिए हुए हैं, ये रहा पहला कथन, ये है दूसरा कथन, ये है तीसरा। अब ये बताना है कि इनमें कौन सा कथन सही है, ठीक है। एक बार नीचे देख लेते हैं, क्या सही पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या बताना है हमें, सही पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहला कथन क्या कहता है, सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या होता है, लेस डेवलप्ड
केंद्रक पाया जाता है, यानी अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। और तभी तो उसको प्रोकैरियोटिक में रखा गया, यानी जिसका केंद्रक क्या हो, प्राचीन हो, यानी पुराना केंद्रक हो। और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें झिल्ली युक्त अंग पाए जाते हैं और डेवलप केंद्रक पाया जाता है, इसलिए वो क्या होती है, बड़ी। तो इसने क्या करके लिखा है, इसको उल्टा करके लिखा है। तो ये पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है। दूसरा कथन कहता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। बिल्कुल सही है। उसमें क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक तो होता है, पर क्या होता है, बिखरा होता है। उसके आपने देखा था कि उसके जो क्रोमोसोम होते हैं ऐसे 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 करके बिखरे होते हैं, उसके चारों तरफ कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है, जो क्रोमोसोम होते हैं एक झिल्ली के चारों ओर पाए जाते हैं, यानी एक झिल्ली युक्त अंग पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये कथन क्या है, ये वाली बात तो सही है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में के केंद्रक में झिल्ली क्या होती है, अनुपस्थित होती है, ये तो सही है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, बिल्कुल सही है। डबल मेम्ब्रेन, केंद्रक में कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली पाई जाती है केंद्रक में, और उसका पूरा हमने डायग्राम के साथ इसको कवर किया था। ठीक है। तो ये कथन क्या है, सही। पहला कथन क्या है, गलत। तीसरा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं, बिल्कुल सही है। ये भी कथन क्या है, सही है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें एक ही क्रोमोसोम होता है और वो भी क्या होता है, बिखरा होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। आपने पढ़ा होगा 23 क्रोमोसोम होते हैं, उसके जोड़े 46। ठीक है, वही है। और ये क्रोमोसोम कैसे बने हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कैसे, क्रोमैटिन धागों से। क्रोमैटिन धागों का क्या हुआ है, कंडेंस हुआ है, मतलब संघनन की विधि के द्वारा वे इकट्ठे हुए, तब जाके क्रोमोसोम का निर्माण हुआ है। और क्रोमोसोम का निर्माण कब होता है, कोश का विभाजन के समय, उससे पहले क्रोमोसोम का निर्माण नहीं होता। ठीक है। तो इसमें कौन से सही हैं, 2 और 3। तो देखते हैं कौन से सही हैं इसमें। ऑप्शन सी क्या रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है। पहला कथन क्या है, गलत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई है। तो ये तो आराम से सोल्व कर दोगे आप। ठीक है। जीवन की आधारभूत इकाई किसे कहा जाएगा, कोशिका को, क्योंकि पूरा शरीर, पूरा जीवन किससे मिलकर बना है, हमारा बॉडी किससे मिलकर बनी है, कोशिका से। ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, कोशिका। निम्नलिखित में प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। तो कोशिका के अंदर ऐसे कौन सी जगह है या कौन सा अंग है जहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये भी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, राइबोसोम। ठीक है। पर राइबोसोम होते हैं, उसके चारों ओर किसी भी टाइप की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, याद रखना। वो क्या होते हैं, कोशिका में ऐसे बिखरे रहते हैं, ऐसे फैले रहते हैं, बिखरे रहते हैं दोनों कोशिकाओं में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे जंतु हो, चाहे पैदव हो। ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, बिखरे रहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी राइबोसोम पाए जाएंगे वो क्या करेगा, अपना प्रोटीन का निर्माण, कुछ हद तक प्रोटीन का निर्माण क्या करेगा, खुद करेगा। ठीक है। और जो जंतु कोशिका होती है उसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो कितने प्रकार का पाया जाता है, 80S प्रकार का। ठीक है। यानी कितनी उसकी यूनिट है, 80S। और जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जो अल्प विकसित कोशिका होती है, यानी एक कोशिका जीव होते हैं, उनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो कितने S का पाया जाता है, 70S का, यानी 70S का। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, राइबोसोम। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसके संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है। तो ये भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड मतलब लवक। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि लवक की खोज किसने की थी, प्लास्टिड नाम किसने दिया था, दोनों बताए थे। ठीक है। दोनों जाके वीडियो में देख लें, बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने ये वाला टॉपिक। तो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में कौन सा कथन सही है, प्लास्टिड केवल पादपों में स्थित होता है, बिल्कुल सही है। प्लास्टिड लवक कहाँ पाए जाते हैं, केवल प्लांट में। और जो इसका अपवाद था वो क्या था, एक जीव था जिसका नाम था यूग्लिना। यूग्लिना को छोड़ देना। ठीक है। उसमें क्या होता है, प्लास्टिड पाया जाता है, पर वो अपवाद था। पर मैक्सिमम क्या होता है, पादपों में ही पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते। बस अपवाद क्या है, यूग्लिना, याद रखना है आपने। प्लास्टिड में अपना राइबोसोम होता है, सही है। ठीक है। क्योंकि प्लास्टिड में क्या था, अपना राइबोसोम था, जिसकी वजह से वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। परंतु डीएनए अनुपस्थित होता है, गलत। प्लास्टिड में अपना डीएनए भी होता है। देखिए, केंद्रक में अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए होता है, और
प्लास्टिड में भी अपना डीएनए होता है। इन तीनों अंगों में अपना डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? सही। तो राइट आंसर क्या रहेगा? हमें सही बताना है, तो केवल एक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश या ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? यानी प्रकाश संश्लेषण, देखिए जो ये प्रकाश संश्लेषण टॉपिक है तो ये बहुत बड़ा, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसको मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको डिटेल में बता दूंगा फोटोसिंथेसिस कैसे होता है और क्या क्या होता है। आपने इसको बहुत बेसिक में पढ़ा होगा, मैं इसको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से कवर कर लेना इसको। थोड़ा बहुत पहले तो ज्ञान आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में होगा ही होगा, ठीक है, कि प्रकाश या ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है। तो वो कौन होते हैं? हरित लवक होते हैं। हरित लवक में क्या पाया जाता है? मीजोफिल सेल, यानी मीजोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं हरित लवक में, और उन मीजोफिल कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज होती है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ये क्वेश्चन सही है, ये आप देखते हैं कितने बच्चे इसको सोल्व कर पाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से सही हैं? ठीक है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। 4 कथन दिए हैं। यह कोशिका का बिजली घर कहलाता है, ठीक है, और ये क्यों कहलाता है बिजली घर, इसके बारे में मैंने डिटेल में थ्योरी वाले वीडियो में बता रखा है, इसलिए मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ। आप पहले थ्योरी देखें अच्छे से, और उसके नोट्स भी बनाएं साथ में, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, उसी के बाद आप टेस्ट लगाएं, ठीक है। तो ये क्या कथन क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि एनर्जी को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है ये। उसके बाद इसमें दोहरी झिल्ली युक्त होती है। मैंने आपको अलग से चित्र बना के बताया था कि दोहरी झिल्ली युक्त अंग कौन कौन से हैं। तो उसमें क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया भी था। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लवक, ये सब क्या हैं? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स हैं, यानी इनके चारों तरफ कितनी झिल्लियाँ होती हैं? 2 झिल्लियाँ होती हैं। इसमें अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल सही है, मैंने अभी बताया था आपको कि केंद्रक में अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्लास्टिड यानी लवक में भी क्या होता है? अपना डीएनए होता है, और राइबोसोम भी पाया जाता है। देखो सिंपल सी, वेरी सिंपल है यार, कि अगर राइबोसोम पाया जाएगा तो वो अपना प्रोटीन बनाएगा। जहाँ भी राइबोसोम पाया जाएगा वो प्रोटीन बनाएगा ही बनाएगा। अपना प्रोटीन मतलब अपना खाना बनाने की क्षमता उसमें होगी, ठीक है। तो यहाँ यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करता है। संश्लेषित का मतलब है कि बनाता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो ये ऑब्वियसली सी बात थी कि ये सही ही होना था, क्योंकि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। तो सही क्या रहेगा इसका? 4 ऑप्शन सही रहेंगे, ठीक है। तो कथन क्या रहेगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो अभी मैंने बताया था आपको डिटेल में कि जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने पाए जाते हैं? 23, यानी 46 जोड़े पूछे हैं। अगर कुल पूछता तो 46, ठीक है, अगर जोड़े पूछे हैं तो 23, ठीक है, यानी मानव में कितने पाए जाते हैं? 23 के जोड़े पाए जाते हैं। और आपको पता है ना कि जो 22 गुणसूत्र होते हैं 1 से लेकर 22 तक, वो कैसे पाए जाते हैं? XX, यानी मेल में भी और फीमेल में भी। जो 23वां गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? मेल में तो फीमेल में तो XX ही पाए जाएंगे, ठीक है। फीमेल के अंदर 23 के 23 गुणसूत्र क्या होते हैं? XX ही पाए जाएंगे। जबकि जो मेल होते हैं उसमें जो 23वां गुणसूत्र पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? XY, ठीक है। और जो ये Y गुणसूत्र होता है यही लिंग निर्धारण में के लिए उत्तरदायी होता है। यानी अगर किसी को कोई लड़का होगा, ठीक है, अगर देखिए मेल का Y गुणसूत्र और फीमेल का X गुणसूत्र दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? लड़का होगा, यानी बॉय होगा। अगर मेल का भी X और फीमेल का भी X मिलेगा तो क्या होगा? लड़की होगी, गर्ल होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि लड़का या लड़की होना मेल पे डिपेंड करता है, ना कि फीमेल पर हमारी सभ्यताओं में तो आपको पता ही है सब कुछ कि क्या होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से सही हैं? 2 कथन दिए हैं, दोनों में बताना है कौन सा सही है।
पुरोकंज ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था। ठीक है, बिल्कुल सही है, जेई पुरोकंज ने बताया था। और जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये संपूर्ण जो कोशिका होती है, संपूर्ण कोशिका के अंदर जो भी पाया जाता है वो क्या कहलाता है जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं इसमें से एक न्यूक्लियस यानी केंद्र को माइनस कर दूं, जो फिर बचेगा वो क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। ये मैंने आपको डिटेल में बता रखा है सारा। ठीक है, तो ये क्या है, सही। एम स्लीडन एंड स्वान का संबंध कोशिका के सिद्धांत से है। बिल्कुल, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था रॉबर्ट हुक के बाद। ठीक है, हालांकि कुछ बातें गलत थी, वो भी हमने डिटेल में पढ़ रखा है, तो इसलिए मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप पहले थ्योरी देख लें। ठीक है, यहाँ फिर बाद में क्वेश्चन आंसर लगाएं। तो राइट रहेगा इसके दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, यानी दोनों कथन इसके सही हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं अभी, एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किसको है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एंडोसाइटोसिस क्या होता है। जब मैं आपको कोशिका झिल्ली पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका होती है उसमें जो गैसें और जल का जो आदान प्रदान होता है, या गैसें ग्रहण करती है कोशिका, या फिर ऑक्सीजन ग्रहण करती है, CO2 निकालती है और पोषण लेती है, तो वो विसरण विधि के द्वारा होता था, विसरण और प्रासरण के द्वारा। ठीक है, पर कोशिका झिल्ली क्या होती है, लचीली होती है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली जो लचीली होती है उसकी वजह से भी वो क्या करती है, भोजन को ग्रहण करती है। जैसे एक कोशिका जीव होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको अमीबा। ठीक है, तो एक कोशिका जीव कोशिका झिल्ली के लचीलेपन की वजह से क्या करते हैं, पोषण को ग्रहण करते हैं, और इस विधि को क्या कहा जाता है, एंडोसाइटिसिस। ठीक है, और अमीबा में क्या होता है, इसी विधि के द्वारा वो क्या करता है, बाह्य वातावरण से भोजन को ग्रहण करता है। तो यह किसी कोशिका के बाह्य वातावरण से अपना भोजन व अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही, यही आंसर राइट रहेगा। ठीक है, वैसे वो दूसरे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यह किसी कोशिका का अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया, नहीं, गलत। अपशिष्ट किसके द्वारा उत्सर्जित होता है, लाइसोसोम के द्वारा। यह पादप कोशिकाओं में होने वाला रोग है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए। निम्नलिखित में से किसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, आपको बताना है इनमें से किसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, जिसमें यानी एक कोशिका जीव हो जिसमें जो केंद्रक हो, क्या हो, अब्सेंट हो, या फिर ये कहीं अल्प विकसित। केंद्रक तो होता है पर अल्प विकसित होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल लिखवाए थे मैंने, एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ठीक है, जीवाणु की कोशिका, शैवाल की कोशिका, PPLO, माइकोप्लाज्मा। आपको याद होना चाहिए, ये सारा रटा होना चाहिए। तो ठीक है, फैक्ट तो याद होने चाहिए। इनमें क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, बाकी समस्त में यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो विषाणु तो गलत है, विषाणु में तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, इसमें भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो आंसर क्या रहेगा, 2 और 3। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, बी। तो राइट आंसर रहेगा बी, क्लिक कर लेना अपना। 2 कथन दिए हुए हैं, उन कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। केवल यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि केंद्रक तो दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, बट जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या होता है, झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, यानी जो उसके क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं उसके चारों ओर क्या होता है, झिल्ली होती है, एक लेयर होती है, डबल झिल्ली होती है। ठीक है, तो ये कथन क्या है, सही। अनुवांशिक पदार्थ DNA केंद्रक के गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, केंद्रक में क्या था, अनुवांशिक पदार्थ थे। अनुवांशिक पदार्थ मतलब आपके माता पिता से आपके अंदर जो भी गुण जाते हैं उनको अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिक पदार्थ क्या है यहाँ पे, क्रोमेटिन धागे जो गुणसूत्र बनते हैं। ठीक है, तो दोनों क्या हैं, सही। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ए कर दो दोनों, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। झिल्ली रहित कोशिका अंग मिलते हैं, झिल्ली रहित, ध्यान देना, झिल्ली रहित, जिसके तरफ क्या हो, झिल्ली ना हो। झिल्ली रहित कोशिका अंग राइबोसोम कहाँ मिलते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि जब मैंने कोशिका बनाया था, जो राइबोसोम थे ऐसे क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, उसके चारों तरफ कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, दोनों कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी, दोनों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना
कि जो राइबोसोम होते हैं उसके चारों ओर कोई भी तरह का आवरण नहीं होता, झिल्ली रहित अंग है और ये दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये दोनों में से तीनों में से सही बताने हैं। 3 कथन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन क्या है सही है। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक परागम्य झिल्ली होती है, बिल्कुल सही है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली, सिलेक्टिव प्रीमेबल होती है। मैंने आपको झिल्लियाँ बताई थी 4 झिल्लियाँ, ठीक है, कि इसमें विलय और विलय के अणु आर पार जा सकते हैं। ये मैंने पूरा डिटेल में आपको बता रखा है, पहले थ्योरी देखें, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ बार बार, थ्योरी देखें फिर प्रैक्टिस सेट लगाएं। ठीक है, तो वर्णात्मक परागम्य झिल्ली क्या करती थी, कोशिका के गैसों और जल के लिए विसरण के द्वारा जल और गैसें उसमें क्या थी, एक आर पार गुजर सकती थी। ठीक है, तो पहला कथन क्या है, सही है। कोशिका में जल और गैसों का आवागमन विसरण और प्राशन के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही है, ये हमने पूरा डिटेल में करके देखा भी था। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। प्राशन द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित और मृत कोशिका दोनों में संपन्न होती है, देखिए ये गलत है। जब मैं कोशिका भित्ति पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है वो क्या होती है, मृत होती है, उसके अंदर जो जल ग्रहण होता है वो प्राशन के द्वारा नहीं होता। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। ये बताना है निम्नलिखित में से विचार करें, निम्नलिखित में कौन से बहुकोशिकीय जीव हैं, मल्टी सेलुलर जीव कौन कौन से हैं इसमें। ठीक है, ये बताना है कि इसमें से कौन से बहुकोशिकीय जीव हैं। आपको पता है एक कोशिका और बहुकोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं। अमीबा कौन सा है, तो आपको पता है कि एक कोशिकीय जीव है, ये तो हमें क्या पूछा है, बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, कवक कौन सा है, बहुकोशिकीय जीव है। बैक्टीरिया कौन सा है, बहुकोशिकीय जीव है। पैरामीशियम कौन सा है, एक कोशिकीय जीव है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, 2 और 3। सॉरी, जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम भी क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, बैक्टीरिया भी बहुकोशिकीय जीव है, एक मिनट, बैक्टीरिया भी, कवक भी और पैरामीशियम भी बहुकोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय जीव है। वो चारों याद रखने हैं आपने, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और पीपीएलओ और हरित शैवाल, ये क्या है, नील शैवाल, सॉरी हरित नहीं, नील शैवाल, ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, 1, 3, 4, ऑप्शन डी। पहले दिया हुआ कथन, पहले बताना है कि क्या ये कथन सही है, और सही है तो क्या इसका कारण ये है, तो दोनों बताने में। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये तो बिल्कुल पता है आपको, वेरी सिंपल। ठीक है, अभी क्यों कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है, बिल्कुल सही है। कारण भी क्या है इसका, सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, कथन सही है, कारण भी सही है, और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, तो हमें गलत कथन बताना है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। सभी पादप प्राणी एवं कवकों में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्या ये कथन असत्य है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो सत्य है, पर हमें क्या बताना है, असत्य बताना है, यानी ये तो क्या है, असत्य है, पर हमें क्या बताना है, कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है का मतलब फॉल्स है, गलत है। ठीक है, ये तो क्या है, सही है, क्योंकि जो सभी पादप होते हैं या प्राणी या कवक, उसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, बहुकोशिकीय जीव हैं वो तो। ठीक है, दूसरा कथन कहता है जंतु और पादप दोनों कोशिकाएं स्पष्ट रूप से कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये गलत है, क्योंकि जो कोशिका भित्ति है वो किस में पाई जाती है, केवल पादप में, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और हमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी। ठीक है, तो ये देख लेना, सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, इसी में कंफ्यूज कर देता है कई बार।
जंतु और पादप में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब ये पूछ रहा है कि जंतु और पादप में नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि जब रॉबर्ट हुक ने बताया था कि कोशिका ही जीवन की मूल इकाई है, पूरा शरीर कोशिका से मिलकर बना है, समस्त जीव कोशिका से मिलकर बने हैं, और फिर स्लाइडन और सवाल ने थ्योरी दी थी। फिर रडोल्फ वीचो ने बताया था कि जो नई कोशिका है उनका निर्माण कैसे हो रहा है। तो उन्होंने बताया था कि जो पुरानी कोशिका है, पूर्ववर्ती कोशिका है, उन्हीं से क्या हो रहा है, विभाजित होकर, जैसे ये पुरानी कोशिका है इसी से विभाजित होकर क्या हो रही है, नई कोशिका का निर्माण हो रहा है। ऐसे करके फिर ये आगे विभाजित हो जाती है। ठीक है, यानी एक ही कोशिका से, यानी जो उसके पूर्व में अवस्थित, जैसे ये पूर्व में इसके स्थित कोशिका है, इसी से क्या हो रहा है, नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, पूर्व में स्थित कोशिकाओं के विभाजन से। ठीक है, जीवाणु के किण्वन से गलत, पुरानी कोशिकाओं के पूर्ण उत्पादन से गलत, पूर्व में स्थित कोशिकाओं के विभाजन से, विभाजन की वजह से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जो कोशिकाएं मर जाती हैं वो बाल या फिर नाखून के रूप में हमें डेड सेल के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, सी। कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कहता है कि ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं, आपको पता ही है, क्रोमेटिन धागों के रूप में। तो पहला कथन क्या है, सही। ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रोटीन 70% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए होता है, फिर आरएनए, फास्फोलिपिड और वगैरह मेटल्स भी पाए जाते हैं कुछ। ये भी मैंने आपको पूरा इसका संगठन इसका पूरा पढ़ाया था। ये अनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसके तीनों कथन क्या है, सही है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, तीनों जो सही दे रखे होंगे, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है। तो आपको पता है जो प्लांट होते हैं, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, सेल्यूलोज, ऑप्शन सी। लाइसोसोम के बनने के लिए उत्तरदायी कौन है। तो जब मैं आपको गाल्जी उपकरण पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि गाल्जी उपकरण की वजह से ही क्या होता है, लाइसोसोम निर्मित होते हैं। अगर गाल्जी उपकरण नहीं होगा तो लाइसोसोम निर्मित नहीं हो पाएंगे, और लाइसोसोम नहीं बन पाएंगे तो कोशिका का अपशिष्ट का निपटान नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ये। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आपने बताना है कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं नहीं। ठीक है, टोटल मैंने आपको करा दिए 25 से 26 क्वेश्चन होंगे, मैंने काउंट नहीं किए। तो आपने काउंट करके बताना है कि मेरे कितने गलत हुए हैं, या सीधा ये कमेंट में ये लिख देना कि हम मेरे से इतने गलत हुए हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तभी मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं नई वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी इसको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, पूरा डिटेल लेवल पढ़ेंगे, एक बार पढ़ने से आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, दिक्कत लेने में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आराम से आप एक चैनल को ही फॉलो करते रहें और नोट्स ज़रूर बनाते रहें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।